वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के बारे में है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला गया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनुअल एक्सरसाइज। इसमें इंडिया को 43rd रैंक दी गई है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था WCY के द्वारा। इसे ओवरऑल कंपाइल किया जाता है IMD के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल सर्वे है या एनुअल रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया में की जाती है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। अब ये तो लिखने वाली बात हो गई। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव होने का मतलब यह होता है कि एक कंट्री कितनी इफिशिएंट है अपने जो भी रिसोर्स उनके पास हैं उनके यूटिलाइजेशन में, अपने उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो कितनी इफिशिएंसी अचीव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स एंड सर्विसेज के। उनके यहां क्या जो मार्केट सिस्टम है वो फ्री और फेयर है। फर्दर, क्या वो अपने लोगों के लिए बेटर सिचुएशन फॉर लाइफ क्रिएट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने में। बिकॉज अगर कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो फिर जो दुनिया भर की कंपनीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। वो देश दुनिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनता है वेरियस पर्सपेक्टिव से। फैक्टर्स की बात करें तो ये प्रॉस्पेरिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को किसी भी कंट्री के मेजर करता है। जो बात अभी हम कर रहे थे, आपके पास जो रिसोर्स है उसका कितना बढ़िया आप यूटिलाइजेशन करते हैं, आपका मार्केट फ्री एंड फेयर है कि नहीं, और आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ये दिखाता है कि आपकी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। दुनिया भर के देशों के लिए बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर 334 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर इवेल्युएशन किया जाता है, बट 4 ब्रॉड फैक्टर्स हैं जिनके भीतर आते हैं ये सारे क्राइटेरियाज। वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है किसी कंट्री की, गवर्नमेंट कितना इफिशिएंसी के साथ वर्क करती है, बिजनेसेस कितनी इफिशिएंटली फंक्शन करते हैं, और वहां का इंफ्रा कैसा है। ये इंफ्रा दोनों लोगों के लिए होता है, मतलब जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए भी और जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी। क्या निकल के आया? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है, स्वीडन को सेकंड पे, डेनमार्क ऑन थर्ड एंड नीदरलैंड्स ऑन फोर्थ। एशिया में जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं 2000 सिंगापुर ऑन 5th रैंक, हांगकांग ऑन 7th, ताइवान ऑन 8th एंड चाइना ऑन 16th। ये तो बात हो गई दुनिया की और एशिया की। ब्रिक्स कंट्रीज में अगर हम इवैल्यूएशन करें तो इंडिया की क्या सिचुएशन है? ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया आता है दूसरे नंबर पर, ऑब्वियसली चाइना के बाद। इंडिया को रैंक मिली है 43rd और चाइना को 16th। उसके बाद नंबर आता है रशिया का, दैट इज 45th, ब्राजील 57th एंड साउथ अफ्रीका 62nd। ये तो सारे इवैल्यूएशंस हो गए, नंबर्स हो गए। जैसे कि कई दफा हमारी बात हुई है कि इंडेक्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आपको इंडेक्स वगैरह तैयार करके जाने चाहिए। यूपीएससी प्रश्न पूछती है। प्रश्न पूछने के 2 कॉमन तरीके हैं। एक तो सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, दूसरा वो आपसे इंडिकेटर्स वगैरह पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जिसे डेवलप किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी की मदद से। इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? ये प्रश्न 2012 के प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शंस थे डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल दूसरा था, और तीसरा था एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये दोनों गलत हैं, केवल पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है एंड वन ओनली विल बी योर आंसर। तो वन ओनली इज द आंसर। इसमें देखिए 3 डायमेंशंस हैं जिसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, और जो डायमेंशंस का कोड है दैट इज हेस, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन एंड S फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेस इसके 3 डायमेंशंस हैं जिनमें 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स इवेल्युएट होता है। तो ये तो बात हो गई इस पूरे इंडेक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूट्रिनोज के बारे में है। न्यूट्रिनोज को लेकर एक नई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है, जिसमें साइंटिस्ट का यह दावा है कि जो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है
वो न्यूट्रिनोज को ऑसिलेट करने में मदद करती है या कॉज करती है। स्पेस टाइम ज्योमेट्री की वजह से वन टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर की वजह से समटाइम्स एक टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले कि हम ये समझें कि ये क्या होता है, आप समझिए कि न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रिनो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इनको 1959 में डिटेक्ट किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में, इनफैक्ट यूनिवर्स में, लाइट पार्टिकल्स के बाद, जिन्हें आप फोटॉन कह सकते हैं या लाइट पार्टिकल कह सकते हैं, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है दैट इज न्यूट्रिनोज। मतलब सबसे ज्यादा ये फोटॉन्स पाए जाते हैं पूरे यूनिवर्स में, और उसके बाद जो नंबर आता है दैट इज ऑफ न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल होते हैं। ये सन, स्टार्स या फिर दुनिया में और जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके रिजल्टेंट क्रिएट होते हैं, बन जाते हैं, और फिर पूरे यूनिवर्स में काफी तेजी से ये ट्रेवल करते रहते हैं। अब इतने से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में ये क्रिएट होते हैं और पूरे यूनिवर्स में फैले होते हैं। अब टॉपिक पे चलते हैं। बात यह है कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री कॉज करती है न्यूट्रिनोज के ऑसिलेशन को। अब यहां पे ये कीवर्ड है, इसे समझ लेते हैं, बाकी की बातें क्लियर हो जाएंगी। ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। पहले बात करते हैं स्पेस टाइम के बारे में। पहले मान्यता ये थी कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। बाद में जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी आती है तो उन्होंने ये साबित किया कि इन्हें स्पेस और टाइम आपस में बहुत मिले हुए हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। पहले मान्यता ये थी कि अगर कोई व्यक्ति अर्थ पर है और उसके लिए 1 घंटे का समय बीता है तो यूनिवर्स में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए किसी और जगह पे 1 घंटे का समय ही बीतेगा। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इसे गलत साबित किया गया। उन्होंने कहा, पहली बात तो आप स्पेस टाइम को अलग अलग नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिमिलर कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे मिलूंगा करोल बाग के गेट नंबर 2 पे। ये मैंने आपको स्पेस बता दिया, लेकिन कब मिलूंगा ये नहीं बताया। मेरी आपकी मुलाकात कभी नहीं होगी। फर्दर मैंने आपसे ये बोला कि 2 बजे मिलते हैं, लेकिन कहां मिलते हैं ये नहीं बताया, तब भी मेरी आपकी मुलाकात कभी नहीं होगी। मतलब किसी भी इवेंट के अकर होने के लिए स्पेस और टाइम दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। फर्दर स्पेस टाइम को प्रभावित करता है। अगर एक व्यक्ति यूनिवर्स में दूसरी जगह पर है तो उसके लिए समय दूसरी तरीके से चलेगा। फर्दर आप लाइट की स्पीड के जितना क्लोज होंगे टाइम आपके लिए उतना स्लो होता जाएगा, और अगर आप लाइट की स्पीड अचीव कर लेते हैं तो समय आपके लिए लगभग रुक सा जाएगा। तो ये तो बात हो गई स्पेस टाइम के बारे में। अब बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स एक खाली जगह है, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह कहा कि नहीं, यूनिवर्स एक खाली जगह नहीं है, पूरे यूनिवर्स में है एक ब्लैक मैटर। अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है तो इस ब्लैक मैटर में रिपल क्रिएट होता है, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। फर्दर अगर किसी भी चीज में मास है, भार है, तो वो इस ब्लैक मैटर में एक बेंड क्रिएट करता है। ये बेंड मास के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से यूनिवर्स में वेरियस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैटर एंड रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, जिसका एक सर्टेन मास होगा। और इससे ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं इनमें एक ऑसिलेशन देखा जाता है। इसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से वन टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी फर्दर इस पर रिसर्च अभी चल रही है और जानकारी हमें धीमे धीमे जरूर से मिल जाएगी। तो ये ऑसिलेट होते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिनोज का ऑसिलेशन और इनके भार से इनका रिलेशन, ये बहुत जरूरी है समझना, तभी हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, रिसर्च अभी चल ही रही है। पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूट्रिनोज में कोई मास नहीं होता, कोई भी भार नहीं होता, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनमें भी भार होता है। न्यूट्रिनो का सोर्स क्या होता है? वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब डीके करते हैं तो न्यूट्रिनोज निकलते हैं। कोई सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाए या जो कॉस्मिक रेज हैं वो किसी एटॉम से टकरा जाएं तो न्यूट्रिनोज निकलते हैं और यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये बहुत ही लेस इंटरैक्टिव होते हैं। इनके लेस इंटरैक्टिव होने का मतलब ये है कि थाउजेंड्स या मिलियंस के नंबर में ये न्यूट्रिनोज आपकी बॉडी के आर पार चले जाते हैं। आपकी बॉडी पर ना तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही आपको पता चलता है कि हाँ ये आपकी बॉडी को क्रॉस करके जा चुके हैं। हर सेकंड्स में ये हमारे आस पास होते हैं और गुजरते रहते हैं।
पहले ये माना जाता था कि इनमें कोई भार नहीं है, लेकिन अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनके पास मास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी पता करते हैं आगे क्या होगा। वैसे ये आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रिनोज में मास होता है, ये बात बिल्कुल फैक्चुअली प्रूव्ड हो चुकी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंफ्रोमीटर स्पेस एंटीना? एलिसा प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन थे टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, टू डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे इसका सही जवाब था टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जून 18 के बारे में है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा कि वो एक लॉ साइन करने वाले हैं जिसके बाद 19 जून को, जिसे शॉर्ट में जून 18 कहा जाता है, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 19 जून को ही क्यों? 19 जून 1865 जो मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर थे वो टेक्सास में पहुंचते हैं। वहां पे उन्होंने अनाउंस किया सिविल वॉर के खत्म होने के बाद कि स्लेवरी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। दैट वाज द डेट 19 जून। उसके बाद से 19 जून को अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग लिबरेशन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इसे नेशनली सेलिब्रेट किया जाता रहा है इमेंसिपेशन डे या जून 18 इंडिपेंडेंस डे के रूप में, बट अब इसे एक नेशनल हॉलिडे के रूप में भी वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप ओशन मिशन के बारे में है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का प्रपोजल था डीप ओशन मिशन के लिए, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो समंदर की गहराइयों में रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके लिए होगी एक नोडल मिनिस्ट्री। जो मिशन है ये 5 सालों के लिए होगा और जो पहला फेज होगा ये फेज मैनर में चलेगा। पहला फेज होगा 3 साल का। मिशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो हम एक मैन्ड सबमरीन डेवलप करेंगे जिसमें 3 लोग बैठ सकते हो और वो समंदर की गहराइयों में 6000 मीटर तक जा सकती हो, जिसमें साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स लगे हों और वो डीप सी में माइनिंग करने में कैपेबल हो, ताकि हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में माइनिंग कर सकें। सेंट्रल इंडियन ओशन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है, ये आलू के शेप के बड़े बड़े पोरस नोड्यूल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं जो मेटल से बने होते हैं। समंदर की तली में ये बिछे होते हैं। इसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं लाइक मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, सब कुछ यहां होता है तो बहुत सारा, बट इसको निकालने का खर्चा बहुत ज्यादा है। कई बार इनको निकालने का खर्चा इनकी जो मेटल की वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम निकाल नहीं पाते। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो और हम एक्सपर्ट हों डीप ओशन मिशन के माध्यम से, तो हम वहां से बहुत सारा मिनरल निकाल के इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा है कि हमें ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस शुरू करनी है, ताकि जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं ओशन के एटमॉस्फेयर में हम उसे मॉनिटर कर सकें। हमें डीप सी फ्लोरा और फौना को भी रिसर्च करना है, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, और देखेंगे कि हम उन्हें कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टडी की जाएगी कि जो ओशन थर्मल एनर्जी है उसका इस्तेमाल हम कैसे डीसैलिनाइजेशन प्लांट के तौर पे कर सकते हैं, मतलब हम पानी को साफ कर सके, पीने लायक बना सके। जो फाइनल कंपोनेंट है उसमें यह है कि हम एक्सपर्ट्स को ग्रूम करेंगे कि वो ओशन बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को समझ सके। जो रिसर्चेस की जा रही हैं वो ऐसी हो जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल तौर पर किया जा सके। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि इससे इंडिया का जो एफर्ट है वो और एक्सप्लोर होगा, हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और बढ़िया से इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसे फर्दर जो रिसोर्सेस हैं सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, हम उसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ और बातें आपको याद रखनी चाहिए। 2021 से 30 जो पूरा डिकेड है, इसे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशन साइंसेस, ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनका विजन ऑफ न्यू इंडिया है 2030 2019 में इसे अनाउंस किया गया था। इसमें ब्लू इकोनॉमी जो कि रिलेटेड है ओशन के रिसोर्सेज से, उसे जो 10 कोर डायमेंशंस है ग्रोथ के उनमें से एक माना गया है। तो ओशंस इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अरावली रेंज के बारे में है। अरावली रेंज पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार से कहा था कि इस इंक्रोचमेंट को खत्म किया जाए, जो भी लोग हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाए। लगभग 10,000 लोगों का सेटलमेंट है उस पूरे एरिया में। अभी एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें अभी ना हटाया जाए, उन्हें और समय दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हमने आपको इनफ समय दे दिया था, अब सभी लोगों को वहां से हटना होगा, हमें जंगलों को खाली करना होगा, हम ऐसे उसे इंक्रोच नहीं कर सकते। लोकेशन की बात करें
तो ये 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली तक। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन सभी रीजन्स को कवर करता है। फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत पुराना है। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराया नहीं था, उसके पहले ही ये जो हिल्स थी ये बनी हुई थी। देखिए अरावली हिल्स का जो रीजन है वो यहां पर है, यू कैन सी दैट इन द मैप। जो अरावली रेंज है इसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का माना जाता है और दुनिया के जो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स है उनमें काउंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 5th सेंचुरी बीसी में ही यहां से कॉपर और मेटल्स की माइनिंग शुरू हो गई थी। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां से फ्लो करती हैं, बानस और साहिबी रिवर, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और लूनी नदी जो रन ऑफ कच्छ में फ्लो करती है। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है दैट इज गुरु शिखर पीक, माउंट आबू में है, 1722 मीटर ऊंची है। कुछ स्टेटमेंट हैं ट्रू एंड फॉल्स बताइए। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया है। न्यूट्रिनोस सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स हैं वर्ल्ड के, आफ्टर फोटॉन्स या लाइट पार्टिकल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इंडियन ओशन में ही केवल पाए जाते हैं। डीप ओशन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नोडल मिनिस्ट्री होगी इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। अरावली रेंज सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, जवाब कमेंट बॉक्स में सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।